बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाजिर खिदमत हूँ आज एक नावलेट के साथ, जिसे तहरीर किया है सादी हमीद चौधरी ने, और नावलेट का नाम है फरहाज, माहा और ईद का चांद। तो आइए शुरू करते हैं। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, बुरातों को जागना, सुबह घर जाना कूद के दीवार, बस यादें यादें रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। फरहाद सोफे के सामने रखे मेज को तबले की तरह बजा रहा था। जुबैर के साथ कैलकुलेशन में मसरूफ अली ने एक झुंझुलाई हुई नजर उस पर डाली। ओए न्यूटन, क्यों खप रहे हो? मुझे इख्तिलाज कलब होने लगा है तुम्हारे इतने सीरियस चेहरे और किताबों के अंबार देख के। उसने गोया दुहाई दी। यार मसला क्या है तुम्हारे साथ? ना तुम खुद पढ़ते हो और ना दूसरों को पढ़ने देते हो। वैसे कंबाइन स्टडी के लिए मरे जाते हो। अली हलक के बल चिल्लाया। अपने घर में तेरे होने का बहाना चाहूं? अरे अब इसको गाना मत शुरू कर देना। ठीक है, मगर तुम बोलना बंद करो। ज्यादा चिल्लाओगे तो हलक खुश्क हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब हलक खुश्क होगा तो प्यास लगेगी, और जब प्यास लगेगी तो मुझे जहमत होगी। जब मैं जाऊंगा तो फ्रिज खोलूंगा, जब फ्रिज खोलूंगा तो रोशनी बाहर आएगी, और तुम्हें तो पता है रोशनी की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा होती है। फिर रोशनी बेडरूम तक जाएगी तो पापा की आंख खुल जाएगी, और जब उनकी आंख खुली तो मेरे बाप, बस कर खुदा के वास्ते। अली ने बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़ दिए। आइंदा कोई मुझे करोड़ रुपए की भी ऑफर दे तो मैं तेरे साथ स्टडी नहीं करूंगा। तू हर मर्तबा यही अहद करके जाता है और फिर आ जाता है। जुबैर ने अली को याद दिलाया। इस दौरान वो खामोशी से टांगे झुलाता रहा। तुम्हें पता है ये रेबल है पूरा। हमें पढ़ते देख के ये इस तरह के काम करता है, और जब हमारा तफरीह का मूड होता है तो सरकार को पढ़ाई के दौरे पड़ने लगते हैं। अली उसे यूं देख रहा था गोया उसकी दिमागी हालत पर मुकम्मल शुबा हो। यार ये मेकाउली है पूरा, ना भी पढ़ेगा तो ग्रेड ए ही लेगा। यार ये मेकाउली कौन है? वो झट से उनके पास कालीन पे आ बैठा था। अब दे इसके अनगिनत सवालों के जवाब। जुबैर कुशन मुंह पर रखकर चित लेट गया। यार तेरा नाम तो सवालिया निशान होना चाहिए था। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये कौन है, क्या है? किसी रोज तू पूछ लेगा तुम कौन हो। फरहाज कह कहा लगा के हंस दिया। जल कुकड़े हो तुम पूरे, जब से महा आई है। फरहाज ने कमाल इत्मीनान से उसका फिक्रा मुकम्मल किया। वो खातून, पहले उसने मेरे रूम पर कब्जा किया, फिर मेरी दादों पे। अब तो मुझे लग रहा है कि हर बंदा तुम समेत उसके गुन गाने लगेगा। उसके लहजे में कुछ था जो अली मतवजा हुआ। यार तेरे जैसे पोजेसिव से कोई चीज निकलवाना कहाँ आसान होता है। वो आम लड़की नहीं है। अली ने उसे बाकायदा चिढ़ाया और अपनी इस कोशिश में खासा कामयाब रहा। अब कहोगे कि वो बहुत खूबसूरत है, तो यार मेरे, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तेरे आगे पीछे फिरती हैं, और जा रहा हूं मैं। अली ने उसका फिक्रा मुकम्मल किया। वो किताबें और फाइल समेट कर बाहर निकल गया। जाना कहाँ था? वसी रकबे में फैले घर में मुख्तलिफ पोर्शन बने हुए थे। सखी, बिलाल और उमर, तीनों भाइयों का ज्वाइंट फैमिली सिस्टम उन्हें हमेशा से मरबूत रखे हुए था। वूल एक्सपोर्ट के बिजनेस ने जिंदगी का पहिया बड़ी बरकत के साथ रवां कर रखा था। बिलाल साहब के दो बेटे थे, इमरान और अली। इमरान पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन्हीं की फर्म में एग्जेक्टिव ओहदे पर काम करने लगा था। जुबैर, आसमा और सनिया उमर साहब के बच्चे थे, और फरहाज सखी साहब का अकलौता बेटा था। लड़कों में सबसे छोटा और सुगरा खातून का सबसे लाडला पोता। सबके लाड प्यार ने उसे बहुत जिद्दी और हटीला बना दिया था। फरहाज, अली और जुबैर तीनों मुकामी यूनिवर्सिटी में बीबीए के तालिब इल्म थे। अली के जाने के बाद फरहाज ने एक नज़र बेहोश सोए हुए जुबैर पे डाली और बाहर निकल आया। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये मामा पापा कहाँ चले गए? उनका खाली कमरा देख के वो बाहर लॉन में निकल आया। वायलन की हल्की सी धुन ने उसे मतवजा किया। यकीनन सब यहीं पर मौजूद होंगे। क्या है ये लड़की? उसने कलाई घुमा के टाइम देखा। हकीकत ये थी कि वो खुद भी माहा से बहुत मुतासिर था। शायद उस लम्हे से जब उसने उसे एयरपोर्ट से बाहर आते देखा था। कैम्ब्रिज की ग्रेजुएट और सुश्ता लहजे में उर्दू बोलती हुई, शर्मागी अंदाज। उसे इकबाल के अशार अजबर थे, और यूं वो बिलाल साहब और सखी साहब जैसे अदबी ज़ौक़ के हामिल की फेवरेट भांजी बन गई थी। रात के वक्त खूब महफिल जमा करती और सखी साहब से खूब अदबी बहसें हुआ करती।
آرٹس کونسل میں ہونے والے ہر مشاعرے اور کسی نئے شاعر کے اعزاز میں منعقد ہونے والی تقریب میں وہ سخی صاحب کے ہمراہ ہوتی تھی۔ اپنے والد کے حوالے سے فرحاد جیسے پوزیسو کے لیے برداشت کرنا خاصا مشکل تھا، اور اس بات نے اسے ماہا سے دور ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے ہی کھسک جاتا تھا۔ شاید اس کا کوئی فطری کمپلیکس تھا جو عود کر باہر آتا تھا۔ ماہا سے اس کے گریز کو تقریباً سبھی نے محسوس کیا تھا، ورنہ فرحاد تو لڑکی کا نام سنتے ہی دوستی کے بہانے تلاشنے لگتا تھا۔ رات کے کھانے پہ وہ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے اندر آیا تھا۔ ماہا کو سغرا خاتون کے بالکل ساتھ والی یعنی اپنی نشست پہ بیٹھے دیکھ کے اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ بیوٹی کوئین تشریف فرما ہے، بولی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولا تھا، جس نے بوکھلا کے ایک نظر ماہا پہ ڈالی۔ وہ اس کی شہابی رنگت دیکھ کے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا تھا، بقول فرحاج کے۔ مگر فرحاج اس کی زبان کہاں رکنے والی تھی، تبصرے متواتر جاری تھے۔ مغرور ایسی ہے گویا امریکہ کی صدر ہو۔ فرائیڈ رائس کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے زبان کہاں رکنا تھی بھلا۔ منہ بند کر لے یار۔ علی اس سے ذرا پر ایک کھسکا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سخی صاحب کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ پاپا کچھ نہیں، اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں۔ نینی آپ کو رائس ڈال دوں؟ مترنم سی آواز گونجی تھی۔ 1.5 منٹ ضائع کر دیے 5 الفاظ بولنے میں 500 لفظ بول سکتا ہوں اتنے وقت میں۔ شرم کرو یار، تم کھانا کھا رہے ہو یا اس غریب پہ ریسرچ کر رہے ہو؟ علی کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ دوسری سمت بیٹھا زبیر خام خام مسکرائے جا رہا تھا۔ سب کے اٹھنے کے بعد وہ سغرا خاتون کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار اس کے پاؤں دیکھو کس قدر شفاف ہیں۔ کالی لیدر کی چپل میں اس کے پاؤں بے حد نمایاں تھے۔ تم پاؤں ہی دیکھتے رہنا، اتنی ہی حیثیت ہے تمہاری۔ علی کو بدلہ لینے کا بھرپور موقع مل گیا۔ بتاؤں تمہیں کیا حیثیت ہے میری؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو اور اس لڑکی کو؟ یہ جو یہاں لمبے لمبے دوپٹے اوڑے پھر رہی ہے، وہاں کیسے مغربی انداز میں ڈریس اپ ہوتی ہوگی، یا کس قسم کی طرز معاشرت کی پروردہ ہے یہ خاتون؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس ساری بکواس کا؟ علی بھی جیسے ہتے سے اکڑ گیا تھا۔ تمہارا کیا ہے، تم جمائمہ کی بھی مثالیں دیا کرتے تھے۔ فرحاج نے اس کی پرانی گفتگو کا حوالہ دیا اور علی خاموش ہو گیا۔ یار ماہا کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں، کزن ہے ہماری، سائرہ پھپھو کی تربیت کا اثر لیے ہوئے ہے، سب سے بڑھ کے ہماری مہمان ہے۔ زبیر نے مداخلت کی۔ بہرحال وہ جو نظر آ رہی ہے وہ تو ہرگز نہیں ہے، لگا رہے ہو شرط؟ فرحاج کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دورست؟ علی بے فکری سے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی کے چینل بدلنے لگا تھا۔ تم دیکھ لینا بیٹا۔ کیا دیکھ لینا؟ سنیا کافی کے مگ اٹھائے وہیں پہ آ گئی تھی۔ یہ ماہا کو پٹانے کے خواب دیکھ رہا ہے، عام سی لڑکی سمجھ کے۔ علی سلگ کے بولا، تو مشکل کیا ہے، یہ تو ماہر ہے ایسے کاموں میں۔ میری فرینڈز کو دیکھ کے بھی اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ سنیا نے بھی اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لے لی۔ یہی لڑکی کل تک میرے پیچھے پھرے گی، تب دیکھوں گا میں تم لوگوں کو۔ وہ ہم سے صحیح طرح بات نہیں کرتی، تمہیں ضرور ہی گھاس ڈالے گی۔ سنیا بے نیازی سے بولی۔ علی خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ فرحاج کا موڈ بہت بری طرح آف ہوا تھا۔ اب اپنی بات پہ قائم رہنا علی۔ فرحاج باہر نکلنے کو تھا۔ رکو یار، علی سولہ جو انداز میں اس کی طرف لپکا۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہیں فرنٹ پیج پہ رہنے کی عادت ہے اور وہ تمہیں لفٹ نہیں کرا رہی۔ میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم اب دیکھتے رہو۔ کیا کرو گے تم؟ علی نے پریشان نظروں سے فرحاج کو دیکھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے کمرے کی روشن کھڑکیوں پہ نظر ڈالی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ علی تمہیں کیا ضرورت تھی اسے اس طرح غصہ دلانے کی؟ تمہیں اس کے مزاج کا اچھی طرح پتہ ہے۔ زبیر نے علی کی اچھی خاصی خبر لے ڈالی۔ سائرہ پھپھو نے اسے یہاں بھیجا ہے ہم پر اعتبار کر کے۔ وہ اتنی دور سے یہاں آ کے رہ رہی ہے، مہمان ہے ہمارے پاس۔ یہ تم اسے سمجھا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ علی پہلے ہی جلا بیٹھا تھا۔ اس نے زور دے کر کہا، اسے کس نے کہا کہ لٹریچرز میں ماسٹرز کرنے یہاں چلی آئے؟ یہ ماما کا خواب تھا۔ سنیا نے اس کے لہجے کی بھرپور نقل اتاری۔ اقبالیات میں پی ایچ ڈی، مجھے لگتا ہے کہ سخی چاچو کی روح ہلول کر گئی ہے اس کے اندر۔ دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے اور یہاں؟ بری بات ہے سنیا، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ زبیر حیران رہ گیا۔ اوف بھائی، آپ بھی مجھے ہی ڈانٹیں گے؟ وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ یہ بات نہیں ہے پاگل، وہ ہماری مہمان ہے، اس کے بارے میں اس طرح بات تضحیک آمیز لہجے میں بالکل نہیں۔ اوکے میں خیال رکھوں گی۔ زبیر اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کے علی کی طرف متوجہ ہوا جو گہری سوچ میں گم تھا۔ بہت جذباتی ہے یار، جانے اب کیا من میں سمائی ہے۔
अली ने पुरतफक्कर लहजे में कहा। वाओ नैनी, बारिश हो रही है। बिन मौसम की। माहा ने हथेली में पानी लेकर उन्हें दिखाया। बिन मौसम की कहाँ? ये बरसात के मौसम के बचे कुचे आंसू हैं जो आसमान बहा रहा है। तुझे बारिश पसंद है? उन्होंने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा। सायरा भी तेरी तरह ही थी, बल्कि तू तो हूबहू उसकी ही कॉपी है। वो भी ऐसी ही थी, मौसमों की दीवानी, फूलों के लहजे में बातें करने वाली। वो न जाने कहाँ खो गई थी। नहीं, वो अब भी ऐसी ही हैं। आपको पता है कि लंदन में बारिश कितनी चार्मिंग लगती है। मौसम ग्रे सा हो जाता है। मैं और मरियम साइकिलिंग करते हैं और हम भीगी सड़कों पे वॉक भी करते हैं। इतना मजा। उसने खिड़की से बाहर सर निकालकर सारी बारिश अपने अंदर जज़ब कर ली। अस्सलामुअलैकुम। बाकायदा कोर्स के अंदाज में सलाम किया गया था। वो एकदम पलटी। फरहाज को देख के उसे हैरत सी हुई। इतने अरसे में वो कभी भूल के भी ऊपर नहीं आया था। उसके बारे में माहा का ख्याल था कि वो लापरवाह और खलिंडरा लड़का है जो कतई मुतासिर कुन नहीं है। हाउ आर यू कज़न? एक नज़र उस पर डालकर पूछा गया। फाइन। वो धीरे से मुस्कुरा दी। जालिम की मुस्कुराहट बड़े गजब की है। वो इतराफ किए बगैर ना रह सका। और दादो, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। तुझे फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की? वो बेख्तियार शिकवा कर गईं। जानती थी उसके गुरेज की वजह। आपको भूलता कब हूँ? आपकी शबीह तो मेरे दिल में है, बस एक जरा गर्दन झुकाई देख ली। उसने बाकायदा गर्दन झुका के बताया। माह जब्त करते हुए भी बेख्तियार हंस दी। नकरई सी हंसी। वो बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगा। अब मुझे पता चला कि तुम इतना कम क्यों हंसती हो। लहजा इतना दिल नशीन था कि कुछ देर के लिए माह की समाअतों में गूंजता रहा। फरहाज, नीचे से सखी साहब की आवाज आई। वो यकदम उठ खड़ा हुआ। ओए मारे गए, पापा ने मुझे काम से भेजा था, मेरे हक में दुआएं खैर करना। पलक झपकते में वो दरवाजे से बाहर था। मेरी तो हर दुआ इसके लिए ही है। मुझे पोतों में सबसे ज्यादा अजीज है। उनके लहजे में मिठास ही थी। गहरे सन्नाटे में हल्की सी आवाज बेहद नुमाया होती है। वो कितनी देर उसके बारे में सोचती रही थी। बिल्कुल मरियम जैसा है, जोली सा। वो मुस्कुरा दी थी। मरियम उसे बेतरह याद आने लगी थी। 9 बजे तक ऑनलाइन होगी। वो पढ़ने के इरादे से अपने कमरे में चली आई। कमरे की खिड़की से वो उसे गिराज में गाड़ी साफ करता नजर आया था। फिर कपड़ा एक तरफ उछाल कर वो गाड़ी में बैठ गया था। सड़क पर से उसकी नजर माहा पर पड़ी थी। टर्न लेते हुए उसे देखा तो हाथ हिलाते हुए चला गया। हमेशा जल्दी में ही रहता है ये। वो खिड़की के पास से हट गई थी। कंप्यूटर लैब में वो सर झुकाए अपनी असाइनमेंट पर काम कर रहा था। अली ने अचानक उसे मुखातिब किया। कितना काम रह गया है? अभी काफी काम है। तुम्हें जाना है तो चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। वो स्टूल घसीट के वहीं बैठ गया। फरहाज बिल्कुल खामोश था। यार, ये खामोशी तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करती, अली ने उसे मनाते हुए कहा। तो आई एम सॉरी यार, तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो इट्स ओके। वो अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा था। अब तुम कहोगे कि माह के साथ फ्रेंडशिप वाली शर्त खत्म कर दूं तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। ये मेरी जिद है। वो अपने इरादों में अटल था। तुम ऐसा करो, माह को मेरे बारे में सब कुछ बता दो। मेरा इमेज जितना खराब कर सकते हो कर दो। वो उठ के चल दिया। यही तो मैं नहीं कर सकता। वो बेबसी से हाथ मल के रह गया। पिंक कुर्ता शलवार के साथ लंबा सफेद दुपट्टा ओढ़े वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए नीचे उतरी। नाश्ते की मेज पे सभी मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम। आओ बेटा। वो बिलाल साहब की तरफ बढ़ गई। स्टडीज कैसी जा रही हैं बेटा? फाइन डैडी। वो भी बाकी सबकी तरह उन्हें डैडी कहने लगी थी। फरहाज, नाश्ता कर लिया बेटा? उसे उठते देखकर उन्होंने पूछा। नहीं, वो मुझे एक काम याद आ गया है। वो सूरत से बाहर निकला। वापसी पे उसके हाथ में चाबी थी। वो यकीनन ड्राइवर से ली गई थी। अब माह को छोड़ने का इरादा होगा। वो कदम बाद में उठाता था। अली की तशवीश में पहले इजाफा हो जाता था। अली, आज मैं जरा लेट हो जाऊंगा, तुम मेरी प्रॉक्सी बोल देना। वो तेजी से बाहर जाती माह के पीछे लपका। आज माँ बदौलत तुम्हें छोड़ने जाएंगे। तुम्हें देर नहीं हो जाएगी? वो रुक गई। ओह नो वे, मुझे लाइब्रेरी में भी कुछ काम है, तुम बैठो ना। ये तुम मुझे तुम क्यों कहते हो? तुमसे सीनियर हूं मैं। वो धीमे लहजे में बोली। ये सब फजूलियात हैं, मैं इन खराफात में नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? तुमने टिकट पहले खरीद ली इस दुनिया की। उसने माह की हैरत कम की। मुझे जरा बाद में ख्याल आया, ये सब बेकार की बातें हैं। आई डैम केयर यार। उसने गाड़ी मेन रोड पर डाल दी। इंटरेस्टिंग। वो महज सर हिला के रह गई। हम रहें या ना रहें कल, कल याद आएंगे ये पल, पल यही प्यार के पल, चल मेरे संग चल। तुम्हें ये गाना पसंद है?
उसे खामोशी से बाहर नहर के किनारे झुके हुए दरख्तों को देखते हुए उसने पूछा। अच्छा है, वो पुरएतमाद लहजे में बोली। तुम्हें पता है महा, मैंने ये गाना क्यों लगाया है? क्यों? वो हैरान हुई। ताकि आइंदा जब ये गाना सुनो तो तुम्हें मैं याद आऊं। वो बेहद संजीदा था। ये क्या बात हुई भला? मैं तुम्हें वैसे ही याद रखूंगी। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी याद का हर सिरा सिर्फ मुझसे जुड़ा हो। तुम खासे पोजेसिव हो, वो गाड़ी से उतरते हुए बोली। सुनो, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। व्हाट? यस, वो बेतकल्लुफी से हंसा। वो भी उसके साथ हंसी में शरीक हो गई थी। वो मरियम के साथ चैटिंग करते हुए उसे फरहाज के बारे में बता रही थी। यू नो मरियम, ही इज नाइस। छोटा है मुझसे मगर मैनर्स फॉलो ही नहीं करता। जॉली है बहुत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मगर अब तुम उसे मरियम मत कहने लग जाना। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो हंस दी। तुम्हें पता है मरियम, उसे मेरी हंसी भी बहुत अच्छी लगती है। कल को कहेगा कि उसे तुम्हारी शक्लो सूरत भी बहुत पसंद है। वो फिर हंस दी। पहले मैं उसके साथ इतनी फ्री नहीं थी, वो भी खासा रिजर्व था। अच्छा, अब आप ये राग अलापना बंद करेंगी? ये बताएं कि बाकी सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं? हाउ? उसने पीछे से आके उसे चौंका दिया। चैटिंग कर रही हो? किससे? वो सरसरी से लहजे में कहता हुआ बैठ गया। मरियम से। तुम बात करोगे? नहीं, तुम करो। मैं ख्वामखा हर किसी से फ्री नहीं होता। वो रूखे लहजे में बोला। वो मेरी बहन है फरहाज, मैं जानता हूं, मगर तुम इतनी देर से मुझे इग्नोर कर रही हो। उसने खुश्क अंदाज में कहा। ओके बाबा। वो मरियम को खुदा हाफिज कह के उसकी तरफ मुड़ी। अब बताओ क्या बात है? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ट्यूब रोज के फूलों का बहुत बड़ा बुके था। फ्रेंडशिप कार्ड उसके सामने रखा था। खूबसूरत राइटिंग से मुजयन कार्ड और उसका अंदाज, उसे दोनों बहुत अच्छे लगे। दैट्स ओके, इट्स नाइस। सुनो, मेरी कुछ कंडीशंस हैं। वो बेहद अजीब लहजे में कहने लगा। कंडीशंस? मगर दोस्ती में तो कोई कंडीशंस नहीं होती। वो बेहद मगन अंदाज में बुके सजाते हुए बोली। मगर मैं रखता हूँ। क्या? तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत मेरी होगी। हाँ तो है ना? वो मुस्कुराई। मेरा मतलब है जहाँ मैं होता हूँ वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। मुझे फ्रंट पेज पे रहने की आदत है और तुम मुझे कभी इग्नोर नहीं करोगी। उसे अब पता चला था कि जिसे वो महज मजाक समझ रही थी, वो मजाक नहीं है, वो हकीकतन उतना ही पॉजेसिव है। यू आर जस्ट अ बेबी बॉय। बेबी बॉय नहीं हूं मैं। तुम्हें पता है कि लड़कियों के साथ मेरी हमेशा ही दोस्ती रही है, मगर तुम मुझे कुछ खास लगती हो। वो अलमारी का एक पट खोले खड़ी थी, मगर सिरे से भूल गई थी कि क्या लेने वाली थी। अलमारी क्यों खोली थी? ये तुम क्या पेंट कर रही हो? वो दीवार के साथ पड़े कैनवस की तरफ बढ़ गया। लंदन में पेंट कर रही थी, मगर अधूरी ही रह गई थी। मगर मैं इसे साथ ही ले आई हूँ। एक लड़की सूरज की तरफ मुंह किए बैठी थी और अपने हाथों की ओक से तेज रोशनी को आंखों में चुभने से रोक रही थी। इसमें एक खास बात है। क्या? ये लड़की तुम हो और ये सूरज मैं हूँ। ये क्या फिलॉसफी है भला? ये तस्वीर मैंने उस वक्त बनाई थी जब मैं तुमसे मिली भी नहीं थी। वो बात को मजाक में टालने लगी। जब तुम इसे कंप्लीट करोगी तो फिर मुझे दे देना, मैं इसे अपने कमरे में लगाऊंगा। जबरदस्ती है कोई? है। अब तुम मरियम से बात कर लो, मैं जा रहा हूँ। वो उसे हैरान परेशान छोड़ के गायब था। माँ ने अपनी हैरत नैनी से शेयर की। फरहाज कितना क्रेजी है और पोजेसिव है ना? क्या कहता है? कुछ नहीं नैनी, बच्चा है बिल्कुल। वो रुदादे सफरे हिजाज बेड की साइड टेबल पर रख के माँ की तरफ मतवजा थी। वो हंस दी। कहता है कि उसे मेरी हंसी बहुत पसंद है और मैं खुद भी। उन्होंने आंखों से सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा भी उतार के रख दिया था। फरहाज बिल्कुल बच्चा है, जज्बाती, ना समझ। तुम उसकी बातों को माइंड मत करना। अकलौता है ना, बात बात पर अड़ जाता है। अली और जुबैर बहुत मैच्योर हैं उसकी निस्बत, मगर ये सोचती हूँ उसका ये बेसब्रापन कहीं उसको नुकसान ही ना पहुंचा दे। वो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी और काफी हद तक मुत्तफिक भी थी। वो सनिया के साथ किचन में थी। गुजरते वक्त के साथ वो सबके साथ एडजस्ट हो गई थी। सनिया के दो ही मशागल थे, मुख्तलिफ अकसाम के खाने और ड्रेस डिजाइनिंग। सो माहा ने उन्हीं में अपनी दिलचस्पी जाहिर करके सनिया के साथ दोस्ती की थी, वगरना सनिया उसे लिफ्ट कराने के मूड में हरगिज नहीं थी। इस वक्त भी सनिया उसे कोफ्ता पुलाव बनाना सिखा रही थी। वो अचानक चला आया। सनी, ओहो, यहाँ तो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। वो यकदम फ्रेश हो गया। हाँ, तुमसे बड़े ही हैं। सनिया ने मायनी खेज बात कही, जिसे वो नजरअंदाज कर गया। क्या बन रहा है? कोफ्ता पुलाव। सनिया ही बना रही है, मैं तो महज मौजूद हूँ यहाँ। सनिया पलट के फ्रिज से सलाद का सामान निकालने लगी थी। कब फारिग होगी तुम?
पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ, वो जिद्दी लहजे में कहकर बाहर निकल गया। वो उसके अंदाज और हक़ मलकियत पर हैरान ही रह गई थी। बगैर हदूद व क़यूद का तयन किए वो दर ज़ात में घुसा चला रहा था किसी गासिब की तरह। दिन दिहाड़े वो इस कैफियत का तयन नहीं कर पा रही थी। उसे रोके तो कैसे रोके, करे तो क्या करे। फरहाज कितना बेतकल्लुफ़ हो गया है ना तुमसे। सनिया की बात ने उसे चौंका दिया। हाँ, बहुत क्यूट है, बिल्कुल मरियम की तरह। वो बिल्कुल साफ दिली से अपनी राय का इजहार कर रही थी। सनिया ज़ेरे लब कहकर सलाद बनाने में मशगूल हो गई थी। उसको तो जब भी किसी से इसी शिद्दत के साथ वो सर झुकाए प्याज बना रही थी। आंखों में चुभन और आंसू एक साथ मौजूद थे। आसमा को थीसिस वर्क मुकम्मल करने के बाद मुकामी कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई थी। उसकी खुशी में सबने उससे ट्रीट का मुतालबा कर डाला था। वीकेंड भी था, थिएटर फेस्टिवल देखने का भी प्रोग्राम तय था। इमरान भी घर पर ही था, सो सभी तैयार थे। मासवाए ज़ुबैर के जो वीकेंड भी सो के ही गुजारता था। फरहाज का मूड इंतहाई खुशगवार था। मतवातर अली के साथ फिक्रेबाजी चल रही थी। उसने माहा को इमरान के साथ सीट पर बैठते हुए देखा था। वो अचानक खामोश हो गया था। क्या हुआ? अचानक अली ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया था और फरहाज की आंखों में उतरती हुई धुंध को देख लिया था। इस प्रॉब्लम चाइल्ड के लिए वो हमेशा परेशान रहा था। उसे इतना प्यार मिला था मगर उसकी प्यास बुझती ही नहीं थी। जाने कहाँ से इतनी प्यास अपने नाम लिखवा लाया था। वो खामोशी से उसके साथ बैठा था और फरहाज ने गाड़ी चला दी थी। कहीं उसने माह से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत तो वाबस्ता नहीं कर ली। उसने खोजती नज़रों से उसकी चुप में डूबे हुए चेहरे को देखा था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी। वीकेंड की वजह से सड़कों पे बेपनाह रश था। माह किसी बात पे बेतहाशा हंस रही थी। या अल्लाह, ये लड़की हंसना बंद कर दे। अली ने उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा था और ऐसा ही हुआ था। उसने अगले मोड़ से गाड़ी वापस मोड़ ली थी। वो ऐसा ही शिद्दत पसंद था, अंजाम की परवाह किए बगैर अमल करने वाला और फिर पछतावे से भी कोसों दूर। तकदीर के खेल भी अजीब होते हैं। जो उसके चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनके पैरों में भंवर डाल दिए जाते हैं, जिनसे वो ताउम्र भी कोशिश करें तो निकल नहीं पाते। घूम फिर के फिर पाँव फिर उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया होता है। सफ़र की मुशक्क़त भी बेकार, दिल का ज़ियाँ भी। जाने कब के पड़े हुए फिक्रे उसके जहन में फिर ताज़ा हुए थे। गाड़ी पोर्च में रुकी थी। वो चाबी इग्निशन में छोड़ के तेज़ तेज़ कदमों से अंदर चला गया। वो गाड़ी सही तरह पार्क करने लगा था। हर किसी ने फर्दन फर्दन अली से वापसी का सबब पूछा था। रास्ते में दोस्त मिल गए थे। वो हर किसी से बहाना बना बना कर थक गया था। फरहाज घर में कहाँ टिकता था जो जवाबदेह होता। पिछले 2 दिन से वो माह से नहीं मिला था और माह के लिए ये सूरत हाल खासी परेशान कुन थी। नैनी, फरहाज कहाँ होता है आजकल? खुदा ही जाने। ये लड़का तो घनचक्कर है पूरा। उसके तो अपने माँ बाप बेचारे भी उसकी शक्ल देखने को तरसते रहते हैं। वो नीचे चली आई। सनिया लाउंज में ही मौजूद थी। सनिया, फरहाज को कहीं देखा है? वो वार ऑफ द वर्ल्ड्स देखने में महव थी। एकदम चौंकी। यही था अभी। कब? कोई 2 घंटे पहले। उसने मजीद कहा। उसी ने मुझे ये मूवी रेफर की थी। अब पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा। वो बुझ सी गई। सनिया ने जलने बुझने के इस अमल को स्क्रीन से तवज्जो हटा के बड़े गौर से उसे देखा। तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही हैं माहा? खिलाफे तवक्को उससे पूछने लगी। ठीक। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना माहा? सनिया, तुम्हें नहीं लगता कि फरहाज नाराज है मुझसे? वो झिझकते हुए बोली। पता है सनिया, मैं बहुत सुलझूसी हूँ। कोई मुझसे नाराज हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो तो इतना फ्रेंडली सा है कि उसकी नाराजी तो बिल्कुल नहीं। जाने नाराज किस बात पे है। वो ना जाने क्यों इतनी वजाहतें दे रही थी। सनिया खामोश सी उसका चेहरा खोज रही थी। मुझे लगता है कि जिस दिन हम आउटिंग पर गए थे उस दिन से ही उसका मूड ऑफ है। वो तो रोजाना मुझसे बात करता था मगर अब इतने दिन गुजर गए। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। तुम मुझे इग्नोर करो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बात आज खुद समझ में आ गई थी। अली कहाँ है? वो बेचैनी से बोली। वो अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आया। सनी बेटा, मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ। फरहाज आए तो खाना दे देना। मारिया आंटी उजलत के साथ अंदर आई थी। क्या बात है बेटा? उनकी नज़र उसके पजमर्दा चेहरे पे पड़ी। इट्स ओके। वो धीरे से मुस्कुरा दी। ऐसे मत रहा करो। तुम्हें पता है तुम मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती हो। उन्होंने उसकी ठोड़ी को धीरे से छुआ। फरहाज के गालों पर पड़ने वाले डिंपल जो उसे बेहद क्यूट बनाते हैं।
बिल्कुल मारिया आंटी जैसे हैं। क्या देख रही हो? आंटी आप बहुत क्यूट हैं। मेरी बेटी ज्यादा प्यारी है। वो उसके गाल छू के मुड़ने को थी। आंटी फरहाज कहाँ है? वो गधा, मुझे भी खबर नहीं है। उसके मशागल बदलते रहते हैं। आजकल स्क्वैश क्लब ज्वाइन कर लिया है। ये एक तरह से अच्छा ही है। जी। वो महज सर हिला के रह गई। आंटी चाय हमारे साथ ही पी के जाइएगा। सनिया बशीरा को चाय लाते देख के बोली। फिर सही, मुझे जरा जल्दी है बेटा, फिर देर हो जाएगी। वो उजलत में बाहर निकल गई। चलो वहाँ लॉन में चाय पीते हैं। तुम बशीरा से वायलिन मंगवाओ और अच्छी सी धुन सुनाओ। उसने बशीरा से वायलिन लाने को कहा। पता है सनिया, ये वायलिन मुझे पापा ने मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मैंने इसे बहुत संभाल के रखा है। हैव अ नाइस डे की धुन उसने बहुत खूबसूरती से छेड़ी थी। ये धुन तुम मुझे एक मर्तबा फिर सुनाओगी? सनिया ने बड़े प्यार से फिर फरमाइश की। वो बहुत इंजॉय कर रही थी। अचानक गेट खुला और सफ़ेद गाड़ी अंदर दाखिल हुई। महा को एकदम एहसास हुआ कि वो उसकी आदी हो गई थी। अब यह आदत जाने कौन सी कैफियत थी। वो नाक की सीध में अंदर बढ़ने को था जब सनिया ने उसे आवाज दे डाली। इधर आओ ना फरहाज, महा मूड में है आज, तुम भी आओ ना। उसने पुरजोश लहजे में उसे बुलाया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो अंदर की जानिब बढ़ गई। फरहाज, नाराज हो तुम मुझसे? फरहाज, ये सब भी मेरे कजन्स हैं तुम्हारी तरह। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे इग्नोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, मैं ख्याल रखूंगी। वो परेशान हो गई। उस दिन के बाद वो एहतियात बरतने लगी थी। मरियम की कॉल मुख्तसर कर देती। चैटिंग का वक्त गुजर जाता। हत्ता के मामा पापा से कहने सुनने की बहुत सी बातें होती। उसे खुद भी पता नहीं था वो लाशौरी तौर पर हर उस बात से बचने की कोशिश करती जो उसकी नाराज़गी का सबब बनती हो। हम पहले आम चीज़ों पर उसे तरजीह देने लगते हैं, फिर हमारी ख़ास चीज़ों पर भी वो शख्स हावी हो जाता है। जिंदगी का सिरा उसी से जाके मिलने लगता है। एक अजीब तरह की मकनातीसियत हर शय से तवज्जो हटा के सिर्फ उसी की तरफ मबजूल कर देती है। बेचैनी वजूद का अहाता कर लेती है और चैन का हल उसी के पास निकलने लगता है। इस कैफियत को क्या नाम देंगे भला? शायद मोहब्बत। उसके कमरे में ट्यूब रोज के सूखे हुए फूल थे जिनकी खुशबू उसे बहुत भली लगने लगी थी। कमरे की कुसैली फजा में वो इस खुशबू की आदी हो गई थी। कमरे में लगे हुए अनगिनत कार्ड्स और उन पर लिखी हुई इबारतें, हजारों मर्तबा उसकी नजरों ने उनका अहाता किया था। कानों में गूंजती हुई सरगोशियां हमेशा के लिए समाअतों का हिस्सा बन गई थी। किसी और सोच को कहाँ दिमाग का हिस्सा बनने देती थी। न कोई इजहार का लम्हा, न इकरार का कोई पल, बस एक अपनायत भरी कैफियत थी जिसमें दो नफूस सांस ले रहे थे। शायरी के पेपर में माहा आसमा से मदद ले रही थी। उसके बनाए हुए नोट्स उसके लिए बेहद मुफीद थे। गालिबन शायरी को समझना माहा के लिए थोड़ी परेशानी का बाइस था। दीवाने गालिब और मीर तकी मीर की शायरी पर बहुत अच्छी किताबें तुम्हें इमरान के पास से मिल सकती हैं। आसमा ने जैसे उसकी मुश्किल आसान की थी। इमरान घर पे होंगे। वो एकदम पुरसुकून हो गई थी। वो शाम 7 बजे तक आ जाता है। आसमा ने उसकी मुश्किल हल करने की कोशिश की। गालिब एक मुश्किल पसंद शायर, उनका तसव्वुर हुस्न जैसे मुश्किल टॉपिक्स को समझने में आसमा ने उसकी बहुत मदद की थी। वो उसे समझा रही थी और वो अहम नुकात को साथ साथ नोट कर रही थी। इमरान भाई बनफ़्से नफीस तशरीफ ला चुके हैं। सनिया ने खुशगवार अंदाज में इतला फराहम की। चलो तुम्हारे लिए किताबें उधार मांगते हैं, आसमा ने उठते हुए कहा। इमरान के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो सामने ही सोफे पर बैठा फाइल्स देख रहा था। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत। वो खुश दिली से मुस्कुराया। यहाँ तो सभी अदबी ज़ौक़ से मालामाल हैं। दीवार गिर अलमारी में सजी किताबें देखकर हैरान थी। ये दरअसल अदबी विरसा है, मुझे सखी चाचू ने विरासत में दिया है। अब फरहाद जैसा बेअदब अदब से कोई ताल्लुक रखने से तो रहा। वो खुद ही खिलखिला के हंसा था, जबकि वो मुस्कुराई तक न थी। न जाने क्यों उसे फरहाद के बारे में ये कमेंट्स अच्छे नहीं लगे थे। मुझे दरअसल शायरी से मुतल्लिक कुछ किताबें चाहिए थी। उसने असल पे बात करने को तरजीह दी। तुम भी बिजाय इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के तुमने क्या मुसीबत मोल ले ली? वो मैं पढ़ती क्या देखती आई हूँ। ये मामा की ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू अदब में मास्टर्स करूँ, और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से। मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरा ज़ौक़ है। वर्जीना वुल्फ, जेन ऑस्टन के नावल, शेक्सपियर का हैमलेट और हार्डी केट्स। उसे ये सब कुछ देख के इमरान की काबिलियत का अंदाज़ा हुआ था। आप ये सब पढ़ते हैं? मेरा मतलब है कि इतनी टफ और फास्ट लाइफ में आपको बुक लवर्स कहाँ से मिलते हैं? यार तुम्हें पता तो है कि ये सब कुछ हमें विरसे में मिला है। हमारे यहाँ बात कम करते हैं, शेर ज्यादा पढ़ते हैं।
अगर पढ़ेंगे नहीं तो गुनगुनाने लगेंगे। सो हम कोशिश ना भी करें तो ये सब हमारे कानों में पढ़कर हमारे हाफिजों का बाकायदा हिस्सा बनता रहेगा। ये किताबें हमारे सामने हर वक्त इस तरह रहती हैं कि हम इन्हें पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सो ये सारा कमाल हमारा नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स का है। सर हिलाते हुए माहा की नजर आसमां पर पड़ी थी जो इमरान को देख रही थी और आंखों में गोया एक जहान मायने आबाद था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। उसने सामने रखी किताबें उठाई थी। अच्छा इमरान, थैंक्स, मैं ये बुक्स आपको वापस कर दूंगी। वो किताबें उठा के बाहर निकल आई। वो अली के कमरे से बाहर निकला था। एक लम्हा था जिसकी जद में आके वो दोनों कदम रोके खड़े थे। उसने उसे इमरान के कमरे से बाहर निकलते देखा था। बस हाथ में पकड़ी किताबों पे उसकी नजर गई ही नहीं थी। सफेद शलवार कुर्ते में उसका दराज कद बेहद नुमाया हो रहा था या माहा को अपना आप बेहद छोटा लग रहा था। उसकी नजरों से झलकती हुई अजनबियत ने उसे बेहद छोटा कर दिया। मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी, मैं आसमा के साथ लेने गई थी। आसमा उधर, उसने इमरान के कमरे की तरफ इशारा किया था, मगर वो इशारा देखने के लिए रुका कहाँ था। इतना शिद्दत पसंद, इतना खुद पसंद है ये शख्स। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। ये मैं कौन से अनजाने सफर पे चल निकली हूँ, आबला पाई का सफर, जहाँ तन्हाई का खौफ हर गाम पे मुझे पीछे मुड़ के देखने पे मजबूर करता रहेगा। मैंने तो ये सफर किसी की अपनायत का सिरा थाम के शुरू किया था। फिर ये दर्द नारसाई कैसा है। उसकी ज़हनी कैफियत मुंतशिर थी और ये कैफियत डिप्रेशन में बदली थी जब मरियम ने उसे नुसरत आंटी और मामा की गुफ्तगू के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मामा खासी इंटरेस्टेड हैं। उसने मरियम को आसमा और इमरान की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताना भी चाहा था मगर बता नहीं पाई थी। मामा ईद के बाद मुझे तो मुकम्मल तौर पर विदा करना चाह रही हैं, जबकि तुम्हारी फिलहाल एंगेजमेंट पे ही इक्तफा किया है उन्होंने। उसे यकदम यूं लगा था गोया दिल थम जाएगा। इमरान से पूछा है उन्होंने? उसने अजनबी लहजे में खुद को बोलते सुना था। जाहिर है भाई पूछा ही होगा, या वो भी तुम्हारी तरह बेखबरी में ही होंगे। मरियम हंस रही थी जबकि उसका दिल एक ही नाम पुकारे जा रहा था, किसी बोलने वाले तोते की तरह। मरियम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? मरियम हैरान ही रह गई थी। मुझे नहीं मालूम मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो इतराफ करते समय जाने कौन से खदशे के तहत डर रही थी। एतबार का, मान का कोई सिरा हाथ में जुगनू की सूरत मुकैयद नहीं था। मरियम क्या सोचेगी? कहाँ गई मेरी मेच्योरिटी, हकीकत पसंदी? वो खुद को समझाते हुए, दिल को बहलाते हुए आंखों से आंसू का पहला कतरा बह निकला था। वो नैनी को कब से ढूंढ रही थी। वो दो मुलाजमाओं को साथ लगाए किचन में मसरूफ थी। इतना ढेर सारा बेसन, वो हैरान ही रह गई। रमजान के लिए एहतमाम हो रहा है। यहाँ सबको ज़ोको शौक से पकोड़े और रोल खाने का शौक है, बल्कि अली और फरहाज वगैरह रोज़े ही शायद इसीलिए रखते हैं। वो बस धीरे से मुस्कुरा दी। बेतहाशा हंसने वाली लड़की का ये अंदाज उनके लिए हैरत का बाइस था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी बस हल्का सा फ्लू है। वो कुर्सी पर टिक गई थी। भीगी भीगी आंखों समेत वो उनके कंधों को मजीद भिगो रही थी। मामा याद आ रही हैं नैनी, दिसंबर में चली जाना छुट्टियों में। उन्होंने उसके हाथों को थपका। मगर नैनी, दिसंबर तो बहुत दूर है। ईद की छुट्टियां तो बस थोड़ी ही होती है ना? नैनी ने उससे पूछा। जी। वो महज सर हिला के रह गई थी। लंदन में ईद कैसी गुजरती है? लंदन में तो शायद गहमा गहमी ही होती होगी, मगर नैनी, बेडफोर्ड शायर में तो कोई खास गहमा गहमी नहीं होती। अपनों के बगैर ईद कैसी गुजरती होगी भला? रूखी फीकी। नैनी ने जैसे खुद ही हर बात को समझ लिया था। वहाँ तो ईद का चांद भी देखने की फुर्सत नहीं मिलती, या फिर वहाँ लाइट्स ही इतनी हैं कि चांद नजर ही नहीं आता। उसने अजब तरह की उदासी से कहा। मेरी बेटी ने कितनी ईदें चांद के बगैर ही गुजार दी। वो तो चांद की दीवानी थी। उनकी आंखों में नमी सी उतर आई थी। रात के खाने पर डिनर का एहतमाम किया गया था क्योंकि फिर रमजान शुरू हो रहा था। यह भी उनकी फैमिली की रिवायत थी, सो सभी शरीक थे। फरहाद सबसे आखिर में आया था। उस पर नजर डाले बगैर वो खामोशी से शरीके ताम हो गया था। खुशगवार माहौल में ये नाखुशगवारियत उसके हिस्से में आई थी। बच्चों, तुम सबको एक अहम बात बताना है। बिलाल साहब की आवाज ने सबको मुतवज्जा किया। बात यह है कि पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ एक खिचड़ी पक रही थी। सखी साहब ने पुरमज़ाह अंदाज में बात का आगाज किया था। उस खिचड़ी के लवाजमात लंदन से आए हैं। माह का दिल सहम गया था। बात दरअसल ये है कि हम बड़ों ने फैसला किया है। वो लम्हा भर को सांस लेने को रुके थे कि इमरान और माह की एंगेजमेंट तय कर दी जाए। दरअसल नुसरत भाभी को माह इतनी पसंद आई है कि वो उसे पाकिस्तान में ही रखना चाह रही हैं। माह का नुक्ता इर्तकाज सिर्फ एक शख्स था जो कमाल इत्मीनान से खाना खाने में मसरूफ था, जिसके हाथों में लम्हा भर को भी लर्जिश नहीं आई थी। उसी इत्मीनान के साथ उसने खाना मुकम्मल किया था और खुले दरवाजे से बाहर की तारीकी का हिस्सा बन गया था।
وہ کبھی آسما کا چہرہ دیکھنے لگتی جہاں ہر قسم کی سرخی ناپید تھی، اور کبھی کھلے دروازے کی طرف جہاں سے وہ باہر نکلا تھا۔ ان کتابوں کو اکٹھا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ٹھہری ہے کہ آسما بی بی نے اردو ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ اسے عمران کے کمنٹس یاد آئے تھے جو اس نے کتابوں کی واپسی پہ اس کے گوش گزار کیے تھے۔ اس نے عمران کے چہرے پہ بھی خوشی کی کوئی رمق نہیں دیکھی تھی۔ یہ ادبی ذوق کے حامل حساس لوگ جن کی قریب کی نظر کمزور ہے، حصے بصارت سے محروم، حساسیت کے جال میں الجھے ہوئے۔ اس نے مریم کو فون پہ ساری صورتحال سمجھا دی تھی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا اسے جاننے کی چنداں ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ آسما کے چہرے کی سرخی لوٹ آئی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد خوشی کی یہ جھلک اس کے پورے وجود کو منور کر گئی تھی، اور بہت دنوں کے بعد اس نے آسما کو کھلکھلا کے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ نینی کچن میں انواع و اقسام کے مسالے تیار کروا رہی تھی، بے حد مصروف۔ نینی، آپ کے پاس میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے؟ وہ پیچھے سے آ کے ان سے لپٹ گئی تھی۔ میری بیٹی آج بڑی خوش ہے، لا بشیرہ میری بیٹی کی نظر اتار۔ وہ ہنستی۔ آپ بھی نہ نینی، تم نے کارنامہ بھی تو اتنا بڑا سر انجام دیا ہے۔ ہم دیکھو انجانے میں ہی اللہ کا غضب مول لینے چلے تھے، اور یہ صابر و شاکر بچے، یہ صابر و شاکر ہیں، کوئی فرحاج تھوڑی ہیں۔ ہاں یاد آیا نینی، فرحاج کہاں ہے؟ انہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے علی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا ہے، بشیرہ نے بتایا۔ کمرے میں پھیلے اندھیرے میں وہ اسے بمشکل ڈھونڈ پائی تھی۔ بیک سٹریٹ بوائز کے انگریزی گانے کی آواز پہ ہلتے ہوئے پاؤں نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ یس۔ وہ اسے دیکھ کے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ فائن۔ تکیہ کوہنیوں تلے دبائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو تم؟ نظر ہی نہیں آتے۔ اسے دیکھا تو بے اختیار شکوہ لبوں پہ در آیا۔ ایسے ہی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی اجنبیت تھی، یا اسے ہی لگی تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو فرحاج؟ کیسا؟ اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ تم میرے اور عمران کے بیچ۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ چیخے گا، چلائے گا، اسے مورد الزام ٹھہرائے گا، پھر اسے کہہ دے گا کہ وہ اتنی راتوں سے سو نہیں پایا، تو وہ بھی کہے گی کہ سو تو وہ بھی نہیں پائی، وہ بھی اس کے بنا کہاں رہ پائی تھی۔ عمران اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اور وہ اسے خوشگمانیوں کی زد سے نکال کر 2 حرف تسلی کا پھاہا اس کے دل پہ رکھ رہا تھا۔ ایک قیامت تھی جو ماہا کے پورے وجود سے ایک کرنٹ کی طرح گزری تھی۔ وہ اس کا گریبان کیسے پکڑتی؟ اس نے تو کبھی بھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ بے وفائی کا الزام کس بنا پہ لگاتی؟ بس پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یک ٹک۔ اس کا آج کل اپنی ایک کلاس فیلو کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ وہ بلوچستان سے ٹرانسفر ہو کے آئی ہے۔ ہر بدلتے موسم کے ساتھ اس کے دل کی خواہش بھی بدلتی ہے۔ سنیا کی آواز نے اس کا دامن چپکے سے تھاما تھا، جسے اس نے درخورے اتنا نہیں جانا تھا۔ یقین اب عین الیقین کے درجے تک جا پہنچا تھا۔ اب ٹوٹا تھا تو اس کا پورا وجود کرچیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کا مان لہو لہان ہو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری یاد کا ہر سرا مجھ سے ہی منسلک ہو۔ وہ پلٹی تھی۔ کچھ فاصلے پہ علی ہاتھوں میں تولیہ تھامے نہ جانے کب سے کھڑا تھا۔ وہ تو تب بھی کچھ نہیں بولا تھا جب اس نے بپھرے طوفان میں ایک کچے گھڑے پہ بھروسہ کیا تھا۔ اب جب کہ اس کا گھڑا، اس کا مان، سب کچھ ٹوٹ گیا تھا، وہ تب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ابھی 52 دن نہیں 64 دن پہلے وہ اس کی سب کچھ تھی جب وہ مجھ سے لڑا تھا۔ اب میں اس کی کچھ بھی نہیں۔ موسٹ وانٹیڈ سے ان وانٹیڈ کا یہ سفر اسے اپنی نظروں میں حقیر کیے دے رہا تھا۔ اس نے دہلیز پار کی تھی اور دہلیز کے اندر علی کی سماعتوں میں یہ آواز اتری تھی، میرا انعام، میں نے یہ شرط جیت لی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی میرے پیچھے پھرے گی۔ علی محض گمسم نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لوگ کتنے جیدار ہوتے ہیں، دلوں سے کھیل جاتے ہیں محض ہنسی ہنسی میں۔ سب اس کے اچانک جانے کی وجہ پوچھ پوچھ کے تھک گئے تھے۔ پڑھائی ادھوری چھوڑ کے اچانک چلے جانے کا فیصلہ سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال گیا تھا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ سخی صاحب نے اس کی سیٹ اوکے کروا دی تھی۔ اس کے جانے کی وجہ علی، سنیا اور نینی کو بہت اچھی طرح معلوم تھی، مگر اسے روکنے کی کوئی سبیل انہیں معلوم نہیں تھی۔ یہ محبت بھی کن کی محتاج ہے، یہ کن کہنے سے دلوں میں بہتی ہے اور اسی سے اجڑتی ہے۔ یہ لمحوں کے فیصلے بھی نہیں ہوتے، یہ تو شاید ہماری پیدائش سے کہیں پہلے آسمان پہ کہیں طے ہو جاتے ہیں، مگر یہ محبت بقدر ظرف ہر کسی کے حصے میں آتی ہے۔ میرا ظرف ہی اتنا تھا، شاید بنیادی طور پر کم ظرف ہوں، مان لیا میں نے۔ وہ اپنی ہتھیلی پھیلائے سنیا کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آج وہ وائلن بجانا بھی بھول گئی تھی۔ تمہارا روزہ ہے نا سنیا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ماما کہتی ہیں کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، قبولیت کے تمام مراحل طے کرتی ہے۔ تم دعا کرنا میرا دل آباد ہو جائے۔
एक इसी की वीरानी मुझसे सही नहीं जाती। आंसू उसके गालों को भिगोने लगे थे। सनिया सब जानती थी। खुदा करे जो उसकी जात के जंगल में उतरा है उसे वापसी का हर रास्ता भूल जाए। पहली मर्तबा माहा के लिए उसके दिल से दुआ निकली थी। उसने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैंने इस दुनिया की टिकट पहले खरीद ली और उसे जरा बाद में ख्याल आया। मैंने यह ख्याल हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। उसे इग्नोर होना पसंद नहीं था। मैंने उसके लिए सबको इग्नोर कर दिया, हत्ता कि अपनी जात को भी, और फिर वो मेरे लिए सबसे अहम हो गया। सनिया उसे शर्त वाली बात बताकर तोड़ना नहीं चाहती थी, सो खामोशी से उसे सुन रही थी। उसने एक दूसरी लड़की को मुझ पर फोकियत दे डाली। बाज लोग इतने अहम होते हैं कि उनके होने से हम जिंदा होते हैं और उनके ना होने से हम मर जाते हैं, और जिंदा होके मुर्दा दिल के साथ जीना कितना मुश्किल है, ये वही जानता है जो इस तरह की जिंदगी बसर करता है। सनिया ने मलगजी रोशनी में उसका चेहरा खोजा। धुले हुए लट्ठे की तरह सफेद चेहरा। उसका घाव इस कदर गहरा होगा उसे अंदाजा नहीं था। बाज बंधन वक्त के मोहताज नहीं होते, और बाज लोग अंदर बाहर से इतने शफाफ होते हैं कि वो किसी से मोहब्बत करें तो उनका रंग उनके पूरे वजूद पे चढ़ जाता है। और कसाफत ज़दा लोग मोहब्बत भी ओपरी दिल से करते हैं जो उनकी ज़ात की गहराइयों तक उतर ही नहीं पाती। इसीलिए हर दफा नई मोहब्बत कर लेते हैं आसानी से, उसको रुखसत करके घर आने तक। सनिया ने सोच की कई सदियां तय कर ली थीं। फरहाज बेफिक्री से टीवी देखते हुए सेब के साथ शुगल कर रहा था। यार माना कि तुम रोजे नहीं रखते हो, मगर कभी रोजेदारों का भी एहतराम कर लिया करो। इस तरह झुंझलाना अली की फितरत में नहीं था, मगर आजकल वो ऐसा ही हो गया था। मसला क्या है तुम्हारे साथ यार? अगर नहीं बर्दाश्त होता तो मत रखा करो रोजे, और अपने मुफ्त मशवरे अपने पास ही रखो। अली तब के बाहर निकल गया। मामा, वो मारी आंटी को ढूंढते हुए किचन में चला आया था जहाँ नैनी और सनिया मसरूफ थी। मामा का पता है कहाँ है? वो दरवाजे में ही टिका था। सनिया ने भी महज सर के इशारे से सर हिला दिया। नैनी ने भी पीछे मुड़कर देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। क्या बना रही हो सनी? खाना पका रही हूँ। तुम्हें क्या नजर कम आने लगा है? वो बड़े कमाल से खुद को मसरूफ जाहिर कर रही थी। ऐसा क्या हो गया है कि हर बंदा ही मिर्चें चुबा रहा है? वो झुंझला के बाहर निकल गया था और किसी ने भी इस मर्तबा पीछे मुड़ के नहीं देखा था। सनिया, तुम्हारी माँ से बात हुई? अली ने अफ्तार के बाद चाय सर्व करती हुई सनिया से पूछा। कई मर्तबा कोशिश की मगर उसने बात ही नहीं की, और करे भी क्यों? हम तो जानते थे ना फरहाज की फितरत को अच्छी तरह। उसने चैनल बदलते हुए फरहाज को देखा। हमने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो इतनी अच्छी लड़की मुस्कुराना ही भूल गई। हाँ याद आया अली, माँ एक पेंटिंग देके गई है, उसके लिए तुम खुद ही दे देना। तुम्हें एक बात बताऊं सनी, ये भी उसे याद करता है, मगर या तो पोज कर रहा है या उसने अपनी अना की खातिर खुद को कंपोज कर रखा है। आखिर आला दर्जे का अना परस्त है। मर जाएगा मगर हार कहाँ कबूल करेगा? कुछ कर सकते हो तुम। सनिया एकदम पुरजोश हो गई। कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है भला? एक काम करना महा, फरहाज ने अपने कमरे में शिफ्ट करना है, वो पेंटिंग वहां रख देना, और कोशिश करना कि कमरे की सारी तरतीब वैसी रहे जैसी महा रख के गई है। ठीक है फरहाज, तुमने अपने कमरे में शिफ्ट नहीं होना। बेटा, माहा के जाने के बाद मुझे बड़ी तन्हाई महसूस होने लगी है। दादो ने अचानक उसे मुखातिब किया था। अच्छा, वो कसलमंदी से पड़ा था। बड़ी प्यारी बच्ची थी, मैं उसकी आदी हो गई थी। फरहाज ने करवट बदल ली थी। शाम तक सनिया ने उसके कपड़े, किताबें, सारा सामान ऊपर मुंतकिल कर दिया था। फरहाज, अली उसे आवाज देता हुआ ऊपर आया था। वो कंप्यूटर सेट कर रहा था। चलो यार, शॉपिंग पर चलते हैं, ईद की शॉपिंग अभी से। वो मेज की साइड पे झुका हुआ था। लो, तुम्हें पता नहीं है क्या मेरी और माहा की एंगेजमेंट का? वो एकदम सीधा हो गया था। क्या मतलब? इमरान और माहा? नहीं भाई, हमें पता ही नहीं। ये आसमा और इमरान भाई कितने घुन्ने निकले, अंदर ही अंदर सारे फैसले तय कर दिए और हमें हवा तक नहीं लगने दी। माहा बीबी ने भांप लिया था, सो उन्होंने आसमा का मसला आलमी अदालत में पेश किया, और यूं एक करारदाद के जरिए ईद के बाद आसमा और इमरान की शादी और मेरी और माहा की इंगेजमेंट हो रही है। इस बात पे उसे चंदा एतराज नहीं है। वो कितना बेखबर था। मुंह खोले वो अली की बात सुन रहा था। फूफो वीजा शिप के लिए सबको ऑफर दे रही हैं। हम सब एक वीक के लिए जाएंगे। तुम तो जरूर चलोगे ना? आखिर को तुम्हारे यार की मंगनी है। फरहाज ने सर झुका लिया। मुझे तो वो शुरू ही से अच्छी लगती थी, मगर मैंने सोचा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। मगर देखो कितना गलत सोचा था मैंने। तुम तो महज शर्त लगाए बैठे थे। अली ने खुद ही अपने सर पे चपत लगाई थी। है ना? उसने उससे तस्दीक चाही। वो बंद लबों से बोला। ओहो, मुझे मामा को बताना था कि मेरे कपड़ों का ऑर्डर भी माहा के कपड़ों के साथ ही दे दें।
मैं अभी आता हूँ। वो उजलत में सीढ़ियाँ उतर गया। आवारा परिंदे अपने रास्तों का ज्यादा इल्म रखते हैं। जानी पहचानी मंजिलों का ताकुब करने वाले अक्सर मात खा जाते हैं। माहा ने अली को चुन लिया। वो बोझल जहन के साथ मुसलसल तकरार कर रहा था। अचानक नजर सुनहरी फ्रेम वाली पेंटिंग पर पड़ी थी। साथ एक कार्ड भी मुंसलिक था। वो पिछले कई घंटों से इस कमरे में था, मगर बसारत का एहसास शायद अब उजागर हुआ था। जाने क्यों उसे यकीन था कि ये कार्ड और पेंटिंग उसी के लिए है। उसने इसी यकीन के साथ कार्ड खोला था। बहुत खूबसूरत खिजा की आमेजिश लिए हुए ईद कार्ड था। अंदर लिखी हुई नज़म बहुत पुरअसर थी। वो अपनी फैमिली में सबसे बदज़ोक शख्स था, मगर ये कैसे लफ्ज़ थे जो मुजस्सम वजूद बनकर उसके सामने आ गए थे। ना कोई अहद, ना पैमान, ना वादा ऐसा, न तेरा हुस्न ही ऐसा कोई अंगुश्त तराश, न मेरे हाथ में तासीरे जुलेखाई है, रक्स गहरे ये जहां, और ना मैं सिंड्रेला हूँ, न तू शहजादा है, हम तो बस रज़्म कह हस्ती में दो मुबारज़ दिल हैं, जिस कदर मेरी कनात में है इतनी तेरी फयाजी में, मैं तेरी छाँव में परवान चढ़ूं, अपनी आंखों पे तेरे हाथ का साया करके तेरे हमराह में सूरज की तमाज़त देखूं। इससे आगे नहीं सोचा दिल ने, फिर भी अहवाल ये है कि एक भरोसा है कि दिल सब्ज किए रखता है, एक धड़का है कि खून पर सर्द किए रखता है। उस बेखबर के दरेजात पर शबे तन्हाई ने पहली दस्तक दी थी, और ये दस्तक बड़ी जोरदार थी। उसे गुलाबी रंगत वाली नरम दिल लड़की बड़ी शिद्दत के साथ याद आई थी। उसका दिल मचल उठा था उससे मिलने को, उससे बात करने को। उसका जर्द चेहरा उसकी आंखों के आगे आया था जब वो न जाने कितनी आरजुएं दामन में लिए उसके पास आई थी। वो सरसों के फूल जैसी लड़की अपनी बेतहाशा हंसी उसके पास रहन रख गई थी। अपनी तवज्जो की बेइंतहा बारिशों से उसका दिल आबाद कर गई थी, और वो बेखबर था। अली उसका वाहिद राजदार दोस्त, जिससे वो हर बात शेयर किया करता था। मगर अब तेरे लिए है मेरा दिल मेरी जान, होते हैं तो हों फासले दरमियान। अली गुनगुनाता हुआ आया। इस तरह गुनगुनाना कभी भी उसकी आदत नहीं रहा था। फरहाज ने रुख फेर लिया। यार, हमारे घर में खुशियों की बारात उतरी है। हर तरफ जरतार आंचलों और रंग बिरंगे कपड़ों की बहार है, और तेरा मुंह लटका हुआ है। तू तो विलियम जेम्स का पक्का शेदाई है। जब आपका दिल परेशान हो और आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हो तो हंसना शुरू कर दें। थोड़ी देर बाद आपका दिल हल्का फुल्का हो जाएगा। तू जेम्स के इसी फलसफे को फॉलो करता है ना? फिर आज ये सबक भूल गया क्या? वो बदस्तूर खामोश रहा। घर में वाकई खुशियों की बारात उतर आई थी। आसमा और इमरान की शादी ईद के बाद थी, जबकि अली और माहा की एंगेजमेंट ईद से पहले थी। उनका बेडफोर्ड शायर से फिर सबके साथ शादी में शिरकत के लिए उनका वापस आने का प्रोग्राम था। वो इस सारे प्रोग्राम से अलग थलग था। शाम ढले यूनिवर्सिटी से वापसी, फिर क्लब और रात गए वापसी। कमरे में बंद, जहाँ हर तरफ ट्यूबरोज की खुशबू और कार्ड्स का जहान आबाद था। तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, घर में मेरे फैला हुआ है यही समा, अब मेरी तन्हाई है आसान। उसे अली की आमद का पता उसकी गुनगुनाहट से ही चल गया था, मगर न जाने क्यों वो उसका सामना करने से गुरेजा था। तुम कहाँ होते हो आजकल? जवाब नदारत। कल तुम मेरे साथ इस्लामाबाद चल रहे हो ना, वीजे के सिलसिले में। यूनिवर्सिटी से छुट्टियां लेनी है, बस एक हफ्ते की बात है। फिर इंशाल्लाह हम माहा बीबी के पास होंगे, उनके मेहमान होंगे। क्यों फरहाज? यार तुम कहाँ हो? उसने उसके मुंह के आगे से तकिया हटाया था। सुर्ख आंखों ने गोया हर राज अफशा कर दिया था। तुम पूरे नवाब मिस्कीन अहमद हो, बुज़दिल। वो सर निहुड़ाए पड़ा रहा। लकीर पीटने वाले खबीस शख्स, अपना वीजा लगवाओ और दफा हो जाओ। अपनी लैला को मना लो, वरना अपनी लैला को मना लो। वहाँ लंदन में पहले ही बहुत बारिशें हो रही हैं। वो तभी रुकेंगी जब तुम वहाँ जाओगे, वरना वो पागल लड़की पूरे बेडफोर्ड शायर को डुबो देगी। वो बेयकीनी के आलम में उसे देखे जा रहा था। तुम भाई, मजाक हो रहा था तुम्हारे साथ। सब शरीक थे। बस एक खतरा था कि कहीं तुम माहा को फोन करके सारी सूरत हाल ना मालूम कर लो, मगर तुम पूरे कोड़ मगज हो। कौन सी सूरत हाल? उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। यही कि एंगेजमेंट मेरी और सनिया की हो रही है। मैं तो शुरू ही से उसके हाथों के बने हुए खानों का दिल दादा हूँ, और मगर बाकी बात फरहाज के घूंसों ने मुकम्मल कहाँ होने दी थी। तुम अपने आप को कहाँ का छुपा रुस्तम समझते हो? ये रोजे छोड़ने वाला रोजेदार कैसे बन गया था? और लंबे लंबे सजदे क्या मायने रखते हैं भला? अली पिटते हुए भी उसके राज अफशा कर रहा था। अली ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया था। मैं काफिर तो नहीं, मगर ए हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। अली ने एक मारूफ फिल्मी नगमे का बरमहल इस्तेमाल किया था। हजूर शर्मा रहे हैं?
फरहाज को लगा था कि वो मुद्दतों के बाद यूं मुस्कुराया था। ये देखो महा, कितना खूबसूरत गोटा लगा है ना। मरियम ने उनाबी रंग का सूट उसके आगे लहराया। ये शिबाना की मामा ने लगाया है। उसने अपनी दोस्त की अम्मी का नाम लिया। अच्छा है। वो किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। महा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे भी इग्नोर कर रही हो। ये अल्फाज किसी और ने भी कहे थे उससे, और उसने अपना आप त्याग दिया था, अपनी जात, अपना दिल, अपने ख्वाब, अपना कैरियर। बारिश हो रही है बाहर, मरियम ने खिड़की से बाहर झांक के उसे बताया था। ये आवाज, ये बाज़गश्त मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पीले सब्जी माइल पत्तों वाले दरख्तों के दरमियान गिरी हुई काली तारकोल की सड़क पे वो भागती रही थी। आई हेट यू। रोजे की हालत में वो निढाल होके सड़क के किनारे पड़े बेंच पे बैठ गई थी। कितनी देर वो आवाजों के सराबों से नबर्द आजमा रही थी। जाने कब सूरज बादलों का सीना चीर के निकला था। किरमजी सी किरणें उसी आधी जागी सोई लड़की पर पड़ी थीं। ये सूरज मैं हूँ और ये लड़की तुम हो। मैं उसे भूल क्यों नहीं जाती? मेरी केमिस्ट्री में ऐसा कोई तिलिस्म नहीं है जो मेरी तकदीर को झिलमिल कर दे, मेरी मांग में उसके नाम की अफशां भर दे। मैं अपने सूरज से हजारों नूरी साल के फासले पर हूँ। वो खोई खोई सी कैफियत में चल रही थी। वो खामोशी से घर का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुई। गहरे सन्नाटे में सनिया और मारिया आंटी की मिली जुली आवाजें। चलो मुझे अपना कमरा दिखाओ। सनिया ने उसे उसके कमरे की समत धकेला था, मगर खुद पीछे से गायब थी। कमरे में ट्यूबरोज की मिली जुली महक थी। एक दिन मैं भोर समय उठूं तो वो सामने बैठा हो। वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई थी। दिल के आबाद होने की सूरत ही इसी सूरत आशना से थी। इस मर्तबा ईद बेडफोर्ड शायर में भी पूरे सजधज से आई थी। इस मर्तबा उसने सूरज की ताबनाकियों को अपने हाथ की ओक से रोका नहीं था, क्योंकि ये सूरज उसका अपना था जो अपने साथ चांद को भी ले आया था। डियर लिसनर्स, ईद की मुनासबत से लिखी गई ये कहानी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।